पहली बार देश के लिए क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था। लेकिन उस समय हमारे देश की क्रिकेट बोर्ड के पास में इतने पैसे भी नहीं थे कि वो 83 के इन हीरोज को इनाम में कुछ दे सके। और तब बीसीसीआई ने दिल्ली में इंडियन क्रिकेट टीम के लिए लता मंगेशकर का कॉन्सर्ट करवाकर 20 लाख का फंड जनरेट किया था। और आज 40 साल बाद वही बीसीसीआई वर्ल्ड की रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड बन चुकी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2022 में बीसीसीआई की टोटल नेटवर्थ 2.2 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा की पहुंच गई थी। एंड यही नहीं, दुनिया के टॉप 5 रिचेस्ट क्रिकेटर्स में से टॉप 3 क्रिकेटर्स तो इंडियन ही हैं। इसके अलावा क्रिकेट की दुनिया में सबसे ज्यादा सैलरी भी इंडियन क्रिकेटर्स को ही दी जाती है। पर ये सब बीसीसीआई ने किया कैसे? दुनिया के 105 देश आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का हिस्सा है, लेकिन भारत एक लौता ऐसा देश है जो क्रिकेट को एक परफेक्ट बिजनेस मॉडल में कन्वर्ट करने में कामयाब हो पाया और इसे ग्लोबली बिलियन डॉलर इंडस्ट्री बनाया। इतनी बड़ी इंडस्ट्री कि आज दुनिया भर के बड़े बड़े ब्रांड्स आईपीएल और इंडियन क्रिकेटर्स की इंडोर्समेंट के लिए फाइट कर रहे हैं। पर ये सब इतने कम टाइम में हुआ कैसे और कैसे भारत में क्रिकेट एक बिलियन डॉलर इंडस्ट्री बना? जानेंगे इन सारे इंटरेस्टिंग सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में। माना जाता है कि क्रिकेट को इन्वेंट करने वाले वाइकिंग्स थे, लेकिन इसके नियम और फॉर्मेट बनाकर इंग्लैंड ने इसे प्रोफेशनल स्पोर्ट में कन्वर्ट किया था। और 18th और 19th सेंचुरी में ब्रिटिशर्स के जरिए ही ये खेल उन कंट्रीज तक पहुंचा जहां पर अंग्रेजों का राज हुआ करता था। इसलिए आपने नोटिस भी किया होगा कि पहले कॉमनवेल्थ कंट्रीज में ही ये स्पोर्ट ज्यादा पॉपुलर था। शुरुआत में इस गेम में सिर्फ टेस्ट क्रिकेट का फॉर्मेट हुआ करता था, जो कि कई दिनों तक चलता था, जिसकी वजह से 20th सेंचुरी में बास्केटबॉल, गोल्फ और सॉकर जैसे गेम इस खेल से कहीं ज्यादा आगे निकल गए। जिसके बाद 70 के दशक में ओडीआई यानी कि वनडे क्रिकेट के फॉर्मेट को इंट्रोड्यूस किया गया। उन दिनों देश में ब्लैक एंड व्हाइट टीवी हुआ करता था और वो भी सिर्फ अमीरों के घर में होता था, इसलिए ज्यादातर लोग क्रिकेट की कमेंट्री रेडियो पर सुना करते थे। और फिर आया 1983 का वर्ल्ड कप, जिसे इंडिया ने जीता, और ये जीत इंडियन क्रिकेट की हिस्ट्री में फर्स्ट रिवॉल्यूशन लेकर आई, क्योंकि इसके बाद देश में क्रिकेट को लेकर दिलचस्पी बढ़ने लगी थी। क्रिकेट की बढ़ती पॉपुलैरिटी का एक कारण ये भी था कि उस समय गोल्फ, बास्केटबॉल और सॉकर जैसे गेम भारत तक नहीं पहुंचे थे और क्रिकेट एक लौता ऐसा कमर्शियल गेम था जिससे देश की मास ऑडियंस कनेक्ट कर पा रही थी। एक टाइम था जब बीसीसीआई के पास में इतने पैसे भी नहीं हुआ करते थे कि वो अपने प्लेयर्स को अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करा सके। यहाँ तक कि 1991 तक बीसीसीआई दूरदर्शन को मैच टेलीकास्ट कराने के लिए 5 लाख रुपए पर मैच पे किया करता था। पर फिर 1993 की कोर्ट वर्डिक्ट के बाद जब बीसीसीआई के पास ये राइट आया कि अब वो अपने ब्रॉडकास्टिंग राइट्स को किसी को भी सेल कर सकता है, तो उस समय इंडियन क्रिकेट की हिस्ट्री में सेकंड रिवॉल्यूशन देखने को मिला था, क्योंकि हमारे देश में क्रिकेट देखने वालों की कमी तो वैसे भी नहीं थी। और फिर जब बोर्ड ने प्राइवेट चैनल्स को मीडिया राइट्स सेल करना शुरू किया तो इससे उन्हें अच्छे खासे पैसे मिलने लगे। वहीं दूसरी तरफ इंडियन क्रिकेट और क्रिकेटर्स की बढ़ती पॉपुलैरिटी को देखते हुए कई ब्रांड्स ने भी इस मार्केट में उतरना शुरू कर दिया। और फिर नायका, पेप्सी, सहारा परिवार और आईटीसी जैसे कई बड़े ब्रांड्स ने इंडियन क्रिकेट टीम को स्पॉन्सर किया। आज सहारा कंपनी बंद हो चुकी है, लेकिन सुब्रत रॉय की सहारा ही वो पहली कंपनी थी जिसने इंडियन क्रिकेट टीम की जर्सी को स्पॉन्सर किया था, और इसके लिए बीसीसीआई को उस समय 3 करोड़ रुपए दिए थे। आज बीसीसीआई दुनिया का सबसे अमीर बोर्ड बन चुका है, जिसकी इनकम 18,000 करोड़ से भी ज्यादा की आंकी गई है। पाकिस्तान के फॉर्मर चेयरमैन रमीज राजा ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि उनका 90% रेवेन्यू आईसीसी से आता है, जबकि आईसीसी का आधे से ज्यादा रेवेन्यू बीसीसीआई से आता है। एंड यही रीजन है कि इंडियन क्रिकेटर्स को दूसरी कंट्रीज के प्लेयर्स के कंपैरिजन में ज्यादा सैलरी दी जाती है। हाँ, लेकिन अगर बीसीसीआई की सक्सेस की बात करें तो इसका सबसे बड़ा कारण बना आईपीएल, जिसने इंडिया में क्रिकेट को एक मनी गेम में कन्वर्ट किया। साल 2008 तक भारत में क्रिकेट सिर्फ एक खेल था, लेकिन आईपीएल ने इसे परफेक्ट बिजनेस मॉडल में कन्वर्ट किया। दरअसल 2003 में इंग्लैंड के डोमेस्टिक टूर्नामेंट में पहली बार टी20 के फॉर्मेट को इंट्रोड्यूस किया गया था, और फिर इसके बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में 2004 में इसे लाया गया। अब 20-20 ओवर का मैच होने की वजह से लोग टी20 सीरीज में ओडीआई और टेस्ट क्रिकेट से ज्यादा इंटरेस्ट लेने लगे थे, जिसे देखकर साल 2007 में भारत की एक जी एंटरटेनमेंट कंपनी ने देश में टी20 टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराया। इस टूर्नामेंट में 9 टीमें थी और इसका फॉर्मेट एग्जैक्टली आईपीएल जैसा ही था। इस टूर्नामेंट का नाम था आईसीएल। हालांकि आईसीएल के साथ में एक प्रॉब्लम थी,
और वो ये कि इसे बीसीसीआई नहीं बल्कि एक प्राइवेट कंपनी ऑर्गेनाइज करवा रही थी। अब वैसे तो बीसीसीआई भी एक प्राइवेट एंटिटी है, लेकिन क्योंकि ये बोर्ड इंडिया में क्रिकेट की गवर्निंग बॉडी के तौर पर काम करता है, इसलिए बोर्ड को ये डर सताने लगा था कि अगर दूसरी कंपनियां भी इसी तरीके से टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवाने लगेंगी तो देश में बीसीसीआई की पावर कम हो जाएगी। जिस वजह से उस समय क्रिकेटर्स को इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेने से रोकने के लिए बीसीसीआई ने डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स के लिए क्रिकेटर्स की सैलरी बढ़ा दी थी। यहाँ तक कि बोर्ड ने ये तक साफ साफ कह दिया था कि जो प्लेयर्स इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेंगे उन्हें बोर्ड की तरफ से बैन कर दिया जाएगा। जिसके बाद में आईसीएल के ऑर्गेनाइजर्स और बीसीसीआई के बीच में काफी विवाद भी हुआ और ये मामला कोर्ट तक गया। अब कोर्ट का फैसला तो आईसीएल के फेवर में आया, लेकिन इसका कुछ खास फायदा उन्हें नहीं मिल पाया, और वो इसलिए क्योंकि इसी साल 2007 में दक्षिण अफ्रीका में T20 वर्ल्ड कप हुआ था, जिसे लकीली इंडिया ने जीता था। वहीं इस T20 वर्ल्ड कप के दौरान इंडियन ऑडियंस की प्रेजेंस को देखकर बीसीसीआई को भी ये रियलाइज हो गया था कि T20 का फॉर्मेट दूसरे फॉर्मेट के कंपैरिजन में देश में ज्यादा ऑडियंस को टारगेट कर रहा है। इस वजह से बीसीसीआई ने टूर्नामेंट खत्म होने के तुरंत बाद ही ये अनाउंस कर दिया था कि वो अगले साल यानी कि 2008 से इंडियन प्रीमियर लीग लेकर आ रहे हैं। आईपीएल की अनाउंसमेंट के बाद जब बीसीसीआई की वाइस प्रेसिडेंट ललित मोदी से ये पूछा गया कि क्या आईपीएल आईसीएल की कॉपी है, तो इस पर ललित मोदी का कहना था कि आईपीएल का फॉर्मेट उनके दिमाग में काफी लंबे टाइम से चल रहा था। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो ललित मोदी ही बेहतर जानते हैं। हाँ, लेकिन इतना जरूर सच है कि अपने बिजनेस माइंड और कॉन्टैक्ट्स की मदद से ललित मोदी ने पहले ही सीजन में देश के बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट और सेलिब्रिटीज को इस टूर्नामेंट पर पैसा लगाने के लिए मना लिया था, और ये सीजन इतना ज्यादा सक्सेसफुल रहा कि आईपीएल के दूसरे सीजन में ही इसकी ब्रांड वैल्यू $2 बिलियन की हो गई थी। वहीं आईपीएल से कम्पीट करते हुए आईसीएल के ऑर्गेनाइजर्स भी अपने टूर्नामेंट का दूसरा सीजन 2009 में लेकर आए, लेकिन प्लेयर्स और स्पॉन्सर्स की कमी के चलते ये इस टूर्नामेंट का आखिरी सीजन बन गया, और शायद दूसरी कंपनीज को भी ये लेसन मिल गया कि इंडिया में क्रिकेट को सिर्फ बीसीसीआई ही कंट्रोल करता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि आईपीएल को कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी। शुरुआत के 5-6 सीजन आईपीएल के ऑर्गेनाइजर्स को मैच फिक्सिंग, करप्शन और स्कैम जैसे कई कंट्रोवर्सीज का सामना करना पड़ा, जिस पर अगर आप और जानना चाहते हैं तो आप हमारी वीडियो डार्क साइड ऑफ आईपीएल देख सकते हैं। इस टूर्नामेंट का फॉर्मेट इतना ज्यादा कैची था कि बहुत कम टाइम में ही क्रिकेट लवर्स इसके एडिक्टेड हो गए। इस टूर्नामेंट की पॉपुलैरिटी का अंदाजा आप सिर्फ इस बात से लगा सकते हैं कि आईपीएल के ओटीटी राइट्स हाथ से जाने के बाद डिज्नी हॉटस्टार प्लस ने ग्लोबली अपने 20 मिलियन सब्सक्राइबर खो दिए। वहीं इस साल इस टूर्नामेंट का ओटीटी पार्टनर जियो सिनेमा को ओपनिंग डे पर ही 25 मिलियन डाउनलोड्स मिले, जो कि एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग नंबर है। एंड यही नहीं, पहले ही मैच को ऐप पर 50 मिलियन से ज्यादा की व्यूअरशिप मिली। बीसीसीआई ने आईपीएल की अनाउंसमेंट तो कर दी थी, लेकिन जरूरी था इस टूर्नामेंट को एक ऐसे बिजनेस मॉडल में कन्वर्ट करना जिससे लॉन्ग टर्म में बोर्ड, क्रिकेटर्स और फ्रेंचाइजी टीम सभी को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। इसलिए सबसे पहले तो बोर्ड ने ये मेक श्योर किया कि आईपीएल में टीम खरीदने वाली सभी कंपनीज की मार्केट वैल्यूएशन कम से कम 3000 करोड़ हो। वहीं फ्रेंचाइजी टीम्स भी यहाँ से अच्छा पैसा कमा सके, इसलिए इस टूर्नामेंट के फॉर्मेट को इतना फ्लेक्सिबल रखा गया कि इसमें ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू मॉडल्स को जगह मिले। हालांकि रिपोर्ट्स के मुताबिक आईपीएल का 60% रेवेन्यू इसके मीडिया एंड ब्रॉडकास्टिंग राइट्स से आता है। 2008 से 2017 तक इस टूर्नामेंट के राइट्स को सोनी एंटरटेनमेंट को सेल किया गया था, जिसके लिए कंपनी ने बीसीसीआई को 8200 करोड़ दिए थे, यानी कि हर सीजन का 820 करोड़। वहीं साल 2018 में स्टार स्पोर्ट्स इंडिया ने इस टूर्नामेंट्स की ओटीटी और टीवी राइट्स को अगले 5 सालों के लिए 16,347 करोड़ में खरीदा, यानी कि हर सीजन के लिए चैनल ने 3,259 करोड़ रुपए पे किए। वहीं 2022 आते आते इस टूर्नामेंट की ब्रांड वैल्यू और भी कई गुना बढ़ चुकी थी, जिस वजह से इस बार 2023 से लेकर 2027 तक के लिए इस टूर्नामेंट के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स को 48,390 करोड़ में सेल किया गया, जो कि अपनी पिछली डील से भी 3 गुना ज्यादा था। और इसके लिए भी स्टार स्पोर्ट्स इंडिया, वीडियोकॉन, सोनी एंटरटेनमेंट और हॉटस्टार जैसे कई बड़े ब्रांड्स के बीच में आखिरी टाइम तक नेक टू नेक फाइट देखने को मिली थी। अब बड़े बड़े चैनल्स इस टूर्नामेंट के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स के लिए फाइट कर रहे थे, तो बीसीसीआई ने भी इसका फायदा उठाया और इस बार टीवी और ओटीटी राइट्स को अलग अलग सेल करने का फैसला किया। बोर्ड ने 23,575 करोड़ में टीवी राइट्स तो स्टार स्पोर्ट्स इंडिया को ही सेल किए, लेकिन सेम वैल्यू यानी कि 23,575 करोड़ में ही इसके ओटीटी राइट्स को हॉटस्टार की बजाय वीडियोकॉन को सेल किया गया। वहीं वो इंटरनेशनल टेरिटरीज जहां पर ये दोनों ही कंपनीज के नेटवर्क अवेलेबल नहीं है, वहां पर टाइम इंटरनेट को इसके ब्रॉडकास्टिंग राइट दिए गए।
अब इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज इस टूर्नामेंट के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स के लिए इतना पैसा बहाने के लिए तैयार है, तो इसका कोई तो कारण होगा। दरअसल ब्रॉडकास्टर्स का पैसा कमर्शियल से आता है। अब स्टार स्पोर्ट्स इंडिया की ही बात करें तो इस चैनल ने 2022 में आईपीएल के दौरान अपने टीवी और ओटीटी प्लेटफॉर्म से अराउंड 4000 करोड़ से ज्यादा कमाए थे। वहीं इस साल स्टार के पास में ओटीटी राइट्स तो नहीं है, लेकिन इसका कुछ खास असर उनके बिजनेस पर नहीं पड़ने वाला है। और वो इसलिए क्योंकि इस साल आईपीएल के मैचेस के दौरान अपने टीवी प्लेटफॉर्म पर 10 सेकंड के ऐड को चलाने के लिए कंपनी 16 से 18 लाख रुपए चार्ज कर रही है। वहीं दूसरी कंट्रीज में आईपीएल को ब्रॉडकास्ट करने के लिए चैनल ने कई इंटरनेशनल नेटवर्क के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, जहां से भी उन्हें अच्छा खासा पैसा मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ वीडियोकॉन जियो सिनेमा पर आईपीएल को फ्री में स्ट्रीम कर रहा है, जहां पर उसे कमर्शियल से तो अच्छा खासा पैसा मिल रहा है, लेकिन वो इसके लिए ऑडियंस से कोई फीस चार्ज नहीं कर रहा है, ताकि वो इंडिया में हॉटस्टार और नेटफ्लिक्स जैसे प्लेटफॉर्म से आगे निकल सके। इस टूर्नामेंट का दूसरा सबसे बड़ा रेवेन्यू सोर्स है टाइटल स्पॉन्सरशिप। आपने नोटिस किया होगा कि जब ये टूर्नामेंट शुरू हुआ था तो इसे डीएलएफ आईपीएल कहा जाता था, फिर पेप्सी आईपीएल, वीवो आईपीएल और टाटा आईपीएल कहा जा रहा है। यहाँ पर आईपीएल के नाम से पहले आने वाले कंपनी नेम को भी टाइटल स्पॉन्सरशिप कहा जाता है, जिसके लिए कंपनियां करोड़ों रुपए देती हैं। और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि जब भी आप आईपीएल के साथ में किसी भी कंपनी का नाम लेते हैं तो इससे आपको उसकी याद आती है और उस ब्रांड की मार्केटिंग होती है। आईपीएल के अब तक के सबसे बड़े स्पॉन्सर्स में वीवो रहा है, जिसने इसकी टाइटल स्पॉन्सरशिप 3 बार जीती है। 2018 में वीवो ने इस टूर्नामेंट के लिए 2100 करोड़ की बिडिंग की थी, लेकिन फिर 2020 में इंडो चाइना क्लैश के चलते वीवो को इस टूर्नामेंट से विड्रॉ करना पड़ा था और फिर 1 साल के लिए ड्रीम 11 को इसकी टाइटल स्पॉन्सरशिप दे दी गई थी। साल 2021 में वीवो ने 1 साल के लिए इस टूर्नामेंट में दोबारा वापसी की और फिर 2022 में टाटा ग्रुप को 2 साल के लिए इसकी टाइटल स्पॉन्सरशिप दे दी गई, जिसके लिए कंपनी ने 670 करोड़ रुपए खर्च किए। वहीं टाइटल स्पॉन्सरशिप के अलावा एम्पायर स्पॉन्सर, स्ट्रेटेजिक टाइम आउट और ऑफिशियल पार्टनर जैसी और भी कई कैटेगरीज है, जहां से आईपीएल के ऑर्गेनाइजर्स 250 से 300 करोड़ का बिजनेस करते हैं। मीडिया राइट्स और स्पॉन्सरशिप से मिले पैसे को बीसीसीआई 50-50 बांट लेता है, यानी कि 50% वो अपने पास रखता है और बाकी का 50% आईपीएल की सभी टीम्स में बराबर बांट दिया जाता है। वहीं अगर फ्रेंचाइजी टीम्स की बात करें तो इनके पास में बीसीसीआई से मिले शेयर के अलावा कई और सोर्सेज भी होते हैं, जिससे वो अच्छा खासा पैसा बनाते हैं, जैसे कि टिकट सेलिंग। होम ग्राउंड पर होने वाले मैचेस की टिकट सेलिंग का 80% रेवेन्यू फ्रेंचाइजीज को जाता है और बाकी का 20% वहाँ की स्टेट बोर्ड को दे दिया जाता है। जैसे कि अगर मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में कोई आईपीएल मैच होता है तो उस दिन की कमाई का 80% मुंबई इंडियंस को दिया जाएगा और बाकी का 20% वहाँ की स्टेट बोर्ड को। एंड यही रीजन है कि हर टीम के कम से कम 7 मैचेस उसके अपने होम ग्राउंड पर होते हैं। वहीं ब्रांड प्रमोशन और स्पॉन्सरशिप भी फ्रेंचाइजी टीम्स की कमाई का एक और सोर्स है। जिस टीम की ब्रांड वैल्यू जितनी ज्यादा होती है, उसकी स्पॉन्सरशिप और कमर्शियल्स की फीस भी उतनी ही ज्यादा होती है। जैसे कि चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस की ब्रांड वैल्यू सबसे ज्यादा है, जिस वजह से ये आईपीएल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली टीमें भी हैं। वहीं ब्रांड प्रमोशंस के अलावा मर्चेंडाइज जैसे कि टी शर्ट, स्टिकर्स और मोबाइल कवर से भी ये फ्रेंचाइजीज अच्छा खासा पैसा बना लेती है। और जो टीम टूर्नामेंट जीतती है उसकी विनिंग अमाउंट का 50% भी फ्रेंचाइजीज को ही जाता है और बाकी का 50% सभी प्लेयर्स और स्टाफ मेंबर्स में बराबर बांट दिया जाता है। आईपीएल का ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर्स, बोर्ड, क्रिकेटर्स, फ्रेंचाइजी टीम्स और ब्रांड्स के लिए पैसा बनाने के अलावा मास लेवल पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का भी काम करता है। जैसे कि क्रिकेट की इक्विपमेंट एंड गैजेट मैन्युफैक्चरिंग मार्केट आईपीएल की वजह से 500 मिलियन की होने वाली है। वहीं ब्रोकरेज फर्म आनंद राठी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की एक सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक भारत की स्पोर्ट इंडस्ट्री 2027 तक $100 बिलियन की हो जाएगी, जिसमें 70% शेयर सिर्फ क्रिकेट का ही होगा। वहीं टूरिज्म और एविएशन सेक्टर में भी आईपीएल के दौरान बूम देखने को मिला है। स्पेशली आईपीएल होस्ट कर रही सिटीज लाइक दिल्ली, चेन्नई, मुंबई जैसे शहरों की फ्लाइट और होटल्स की बुकिंग आईपीएल सीजन के दौरान ऑलमोस्ट फुल रहती है। कोविड से पहले साल 2019 में 17.2 मिलियन फॉरेन ट्रैवलर्स के साथ में इंडिया वर्ल्ड का 23rd मोस्ट विजिटेड नेशन बना था, जिसमें से ज्यादातर इंटरनेशनल ट्रैवल आईपीएल के दौरान ही रजिस्टर्ड किया गया था। एंड यही नहीं, यूके की एक ट्रैवल बेस्ड कंपनी ने अपने सर्वे में बताया कि उन्होंने आईपीएल सीजन के दौरान इंडियन टिकट्स की बुकिंग में 30% का इंक्रीज नोटिस किया है, जिसका मतलब ये है कि भारत में क्रिकेट अब सिर्फ एक खेल नहीं रह गया है, बल्कि $1 बिलियन इंडस्ट्री बन चुका है।
हालांकि यहाँ पर एक सवाल जरूर बनता है और वो ये कि जहां भारत में आईपीएल ने क्रिकेट को एक मनी गेम में कन्वर्ट कर दिया, वहीं क्रिकेट खेलने वाली दूसरी कंट्रीज में ये बिजनेस मॉडल फेल क्यों हुआ। आईपीएल की तरह ही दूसरे देशों में भी फ्रेंचाइजी बेस्ड टूर्नामेंट खेले जाते हैं, जैसे कि पीसीएल, बीबीएल, साउथ अफ्रीकन टी20 लीग और कैरिबियन लीग। आईपीएल की ब्रांड वैल्यू $8.2 बिलियन पहुंच चुकी है और इसका सबसे बड़ा रीजन है हमारे देश में क्रिकेट की पॉपुलैरिटी। बिजनेस इंसाइडर की एक रिपोर्ट के मुताबिक हमारे देश में स्पोर्ट्स देखने वाले 90 से 95% लोग सिर्फ क्रिकेट की ऑडियंस है। वहीं आईपीएल को दुनिया के 105 देशों में टेलीकास्ट और स्ट्रीम किया जाता है, जहां पर इस टूर्नामेंट को इंडिया से ही 500 मिलियन की व्यूअरशिप मिलती है, जबकि इसके कंपैरिजन में पाकिस्तान के पीसीएल की व्यूअरशिप 60 मिलियन और ऑस्ट्रेलिया के बीबीएल की 40 to 45 मिलियन की व्यूअरशिप है। और क्योंकि दूसरे देशों के क्रिकेट लीग्स के पास में आईपीएल जितनी व्यूअरशिप ही नहीं है, इसलिए उन्हें स्पॉन्सर्स और ब्रॉडकास्टर्स की बड़ी डीले भी नहीं मिल पाती है। क्रिकेट की पॉपुलैरिटी की वजह से कई बड़े ब्रांड्स ने शुरुआत में इस टूर्नामेंट के साथ में हाथ तो मिला दिया था, लेकिन ये किसी ने भी अज्यूम नहीं किया था कि ये टूर्नामेंट इतनी जल्दी इतना बड़ा बन जाएगा। लेकिन ये बीसीसीआई का बिजनेस माइंड ही था कि उन्हें शुरुआत में जितना भी प्रॉफिट हुआ, इसे उन्होंने इस टूर्नामेंट की मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट पर लगा दिया और अपने स्टार क्रिकेटर्स से इस टूर्नामेंट की खूब प्रमोशन कराई। जबकि इसके कंपैरिजन में पीसीएल और बीबीएल जैसी लीग्स को एडवर्टाइजमेंट पर बहाने के लिए इतनी इन्वेस्टमेंट कभी मिली ही नहीं। लेकिन फिर भी आईपीएल की सक्सेस की जो असली वजह मानी जाती है, वो है इंडियन क्रिकेटर्स के फॉरेन फ्रेंचाइजी लीग्स में खेलने पर। दरअसल आपने नोटिस किया होगा कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के ओवरसीज प्लेयर्स आईपीएल में खेलने के लिए आते हैं, लेकिन आपने किसी भी इंडियन प्लेयर को फॉरेन फ्रेंचाइजी लीग में खेलते हुए नहीं देखा होगा। और वो इसलिए क्योंकि बीसीसीआई इंडियन प्लेयर्स को फॉरेन फ्रेंचाइजी लीग्स में खेलने की इजाजत नहीं देता है। और इसके पीछे बोर्ड का रीजन ये है कि अगर इंडियन प्लेयर्स फॉरेन फ्रेंचाइजी लीग्स खेलने लगेंगे तो डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स लाइक दिलीप हजारे ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, इन टूर्नामेंट्स को बंद करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर असली गेम को समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बीसीसीआई के ऐसा करने के पीछे का एक रीजन आईपीएल को प्रोटेक्ट करना भी है। दरअसल इंडियन प्लेयर्स के फॉरेन फ्रेंचाइजी लीग्स में न खेलने से होता क्या है कि इन प्लेयर्स की वजह से जो 70% इंडियन ऑडियंस की व्यूअरशिप इन लीग्स को मिल सकती थी, वो जीरो हो जाती है। वहीं इंडियन क्रिकेटर्स लाइक एमएस धोनी, विराट कोहली और रोहित शर्मा, जो इस समय क्रिकेट की दुनिया में ग्लोबल स्टार्स हैं और जिनकी पॉपुलैरिटी इन टूर्नामेंट्स को अच्छी खासी स्पॉन्सरशिप दिला सकती थी, वो भी इन्हें नहीं मिल पाती है। टूर्नामेंट पर पैसा लगाने के लिए स्पॉन्सर्स ही नहीं होंगे तो लीग बड़ी कैसे बनेगी। वहीं ओवरसीज प्लेयर्स को आईपीएल में खिलाने के लिए ऑर्गेनाइजर्स न केवल उन्हें अच्छी फीस देते हैं, बल्कि उनकी क्रिकेट बोर्ड्स को भी आईपीएल के रिवेन्यू में से 10% का शेयर दिया जाता है, ताकि वो प्लेयर्स पर किसी भी तरह की रिस्ट्रिक्शंस ना लगाएं। इस समय आईपीएल से आगे सिर्फ अमेरिका की एनएफएल यानी कि नेशनल फुटबॉल लीग है, जिसकी ब्रांड वैल्यू $16 बिलियन की है। और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि क्रिकेट के कंपैरिजन में फुटबॉल को ग्लोबली ज्यादा देखा जाता है। वहीं एनएफएल की शुरुआत 90 के दशक में ही हो गई थी, जबकि आईपीएल को शुरू हुए अभी सिर्फ 16 साल हुए हैं। इस समय फुटबॉल के पास में ग्लोबली 3.5 बिलियन की व्यूअरशिप है, जबकि क्रिकेट की टोटल व्यूअरशिप 2.5 बिलियन की है। लेकिन व्यूअरशिप में इतना बड़ा गैप होने के बावजूद भी आज आईपीएल की ब्रांड वैल्यू 8 बिलियन से ज्यादा की हो चुकी है और हर साल एनएफएल से भी ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि जहाँ पैसा होता है उस इंडस्ट्री में हर कोई एंट्री करना चाहता है। एंड यही रीजन है कि अरब इमरात, कनाडा, अमेरिका, फिनलैंड जैसी कई कंट्रीज ने पिछले कुछ सालों में इस खेल को सीरियसली लेना शुरू किया है। यहाँ तक कि अरब इमरात तो आईपीएल से भी बड़ी टी20 लीग स्टार्ट करने का प्लान कर रहा है। हालांकि वो इसमें कितना सक्सेसफुल हो पाएगा ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा। यार आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो इसे लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।